जय हिंद दोस्तों। मैं ज्ञानधर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधर विनर्स में। दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल तथा यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों हम अपने राजकीय चिन्ह के बारे में बात करते हैं। जो हमारा राजकीय चिन्ह है कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है यह राज्य की ऐतिहासिक और संस्कृति की पहचान का प्रतीक है। ठीक, जो ये हमारा राजकीय चिन्ह है यह ऐतिहासिक और संस्कृति का पहचान का प्रतीक है। दोस्तों इस चिन्ह में दो मछलियां दिख रही हैं। ठीक, एक वाली यह मछली है, एक है, इसमें दो मछलियां दिख रही हैं। इसमें धनुष बाण दिख रहा है और इसमें तीन तरंगे दिख रही हैं। ठीक, जो इसमें देखिए ये तरंगे हैं, इसमें तीन तरंगे दिख रही हैं और इसमें धनुष और बाण दिख रहा है। दोस्तों इसमें जो दो मछलियां दिख रही हैं यह समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है, यानी कि अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। ठीक, जो इसमें दो मछलियां दिख रही हैं यह अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। और यदि हम धनुष बाण की बात करें तो जो यह धनुष बाण दिख रहा है दोस्तों यह भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़ा है और यह धर्म, साहस और न्याय को दर्शाता है। ठीक, जो इसमें जो तीर धनुष दिख रहा है यह धर्म, साहस और न्याय को दर्शाता है। यदि हम इसके तीन तरंगों की बात करें तो जो ये तरंगे हैं ये क्या दर्शाती हैं? यह तरंगे जो हैं गंगा जमुना के बहाव एवं संगम को दर्शाती हैं। ठीक, जो यह तीन तरंगे दिख रही हैं यह गंगा जमुना एवं उनके संगम के बहाव का प्रतीक को दर्शाती हैं और इसे सन 1938 ईस्वी में अपनाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात करते हैं। जो हमारा राजकीय पशु है यह बारहसिंगा है। ठीक, जो हमारा राजकीय पशु है क्या है? बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। इसे दलदली हिरण भी कहा जाता है, यानी कि स्वैम्प डियर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राजकीय पशु जो है इसके नर के सींगों में सामान्यतः 12 शाखाएं होती हैं। दोस्तों जो यह सींग है ठीक इसमें 12 शाखाएं होती हैं इसी कारण इसका नाम बारहसिंगा पड़ा है। बारहसिंगा प्रायः दलदली घास के मैदानों और नदियों के तट के आसपास पाया जाता है। जो यह हिरण है दोस्तों यह सामान्यतः दलदली घास के मैदान में और नदी के तट पर पाया जाता है। यदि हम इसकी बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में मुख्यतः दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जो यह बारहसिंगा है यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और यह राज्य की जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण का महत्वपूर्ण प्रतीक है। दोस्तों इसे ध्यान में रखिएगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी निवेदन है कि यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करते हैं। जो हमारा राजकीय पक्षी है क्या है? सारस है। इसे क्रोंच के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यदि हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रास एंटोगोनी है। ठीक, ग्रास एंटोगोनी है और कई बार एग्जामिनर ने यह क्वेश्चन पूछा है। ठीक दोस्तों सारस विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। जो सारस है यह विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई होती है दोस्तों वह 5 से 6 फीट तक होती है। ठीक, जो सारस की जो ऊंचाई होती है वह 5 से 6 फीट तक होती है। और देखिए इसका रंग प्रायः धूसर होता है। ठीक, जो इसका कलर होता है दोस्तों क्या होता है? किस कलर का होता है? धूसर कलर का होता है, यानी कि स्लेटी कलर का होता है तथा गर्दन व सिर पर लाल रंग पाया जाता है। जो इसका गर्दन है दोस्तों यहाँ पर कौन सा रंग पाया जाता है? लाल रंग पाया जाता है। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो सारस होता है दोस्तों यह सारस आर्द्रभूमि, दलदली क्षेत्रों, तालाबों और धान के खेतों में पाए जाते हैं। दोस्तों अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जो सारस होता है वह हमेशा धान के खेतों में ही पाया जाता है, यानी कि तालाब के किनारे पाया जाता है, यानी कि जो दलदली भूमि होती है अक्सर वहाँ पर ही पाया जाता है। ठीक, और यह जो पक्षी होता है एक निष्ठ यानी कि एक ही साथी के प्रति आजीवन निष्ठावान रहता है। आप लोग देखे होंगे कि हमेशा देखे होंगे कि दो दो ही सारस रहते हैं, कहीं पर भी देखे होंगे कि हमेशा दो सारस एक ही साथ रहते हैं। ठीक, और जो ये दोनों एक साथ रहते हैं वह किसका प्रतीक है? वह प्रेम और निष्ठा का एक प्रतीक है। ठीक, यानी कि जो दो दो सारस एक साथ रहते हैं वह किसका प्रतीक है? प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। और यह भी ध्यान रखिए कि यह उत्तर प्रदेश के इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज आदि जिलों में इनकी संख्या अच्छी मिलते हैं। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की बात करते हैं। तो हमारा राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का पेड़ है।
हमारा राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का पेड़ है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक, कई लोग दोस्तों एग्जाम में बरगद का पेड़ मारकर चले जाते हैं। ठीक, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, नहीं तो पीपल का पेड़ मारकर चले जाते हैं, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए, अशोक भारत का एक प्रसिद्ध एवं पवित्र वृक्ष है। ठीक, जो अशोक का पेड़ है यह भारत का प्रसिद्ध एवं पवित्र वृक्ष है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है? सराका अशोका। जो अशोक के पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? सराका अशोका है। यह उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में राजकीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। जो हमारा अशोक का पेड़ है यह उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों के ठीक राजकीय वृक्ष के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। और देखिए, अशोक वृक्ष सदाबहार होता है और बसंत ऋतु में इसमें सुंदर लाल नारंगी फूल खिलते हैं। बसंत ऋतु में इस पे क्या खिलते हैं? सुंदर लाल नारंगी फूल खिलते हैं। यह वृक्ष प्रायः मंदिरों, उद्यानों और सड़क के किनारे लगाए जाते हैं। जो अशोक का पेड़ होता है प्रायः आप लोग देखे होंगे कि ये सड़क के किनारे लगाए जाते हैं। ठीक, उद्यानों में लगाए जाते हैं और मंदिरों के किनारे अक्सर लगाए जाते हैं। ठीक, क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ की सुंदरता बनी रहे। और इसके बारे में देखिए, और देखिए दोस्तों, हिंदू एवं बौद्ध धर्म में अशोक वृक्ष का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। आयुर्वेद में इसकी छाल का उपयोग ठीक औषधि के रूप में किया जाता था, विशेष करके महिलाओं के रोग में किया जाता था। दोस्तों, जो इसका जो छाल है, इसकी जो पत्तियां हैं, विशेष करके महिलाओं के औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता था। और देखिए, अशोक वृक्ष पर्यावरण संरक्षण और सौंदर्य वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अब हम उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की बात करते हैं। जो हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है क्या है? पलाश है। इसे नोट करिएगा दोस्तों। कुछ लोग एग्जाम में कमल मारकर चले जाते हैं। ठीक, कुछ लोग जो होते हैं एग्जाम में जब पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो कुछ लोग कमल मारकर चले जाते हैं। इसलिए आप लोग इसे नोट करिएगा। दोस्तों देखिए, पलाश को वन का अग्निवृक्ष भी कहा जाता है। जो पलाश का फूल होता है इसे वन का अग्निवृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इसके फूल गहरे लाल नारंगी रंग के होते हैं। जो इसका फूल होता है किस कलर का होता है? गहरे लाल नारंगी कलर का होता है, जो पेड़ पर बसंत ऋतु में आग के जैसे चमकते हैं। जो यह फूल होता है यह बसंत ऋतु में किस तरह चमकता है? आग के जैसा चमकता है। और इसे कई जगह ढाक या किसुक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगाइएगा, एग्जामिनर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, कि जो पलाश का फूल है इसे क्या अन्य किस नाम से जाना जाता है? ढाक या किसुक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यह मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष है। यह फैबेसी कुल से संबंधित है। जो हमारा पलाश का फूल है यह किस कुल से संबंधित है? फैबेसी कुल से संबंधित है। और देखिए, आयुर्वेद में पलाश के फूल, छाल और बीज औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते थे। दोस्तों, जो पलाश का फूल है इसका जो छाल होता है, इसका फूल जो होता है यह औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिए। दोस्तों, यदि हम उत्तर प्रदेश के राजकीय मछली की बात करें तो जो हमारा राजकीय मछली क्या है? चीतल है। ठीक, जो हमारा राजकीय मछली क्या है? चीतल है। चीतल मछली या इसे मोही मछली भी कहा जाता है। ठीक, जो हमारा राजकीय मछली है क्या है? चीतल है। इसे मोही मछली भी कहा जाता है। यदि हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? फेदर बैक है। इसे भी ध्यान रखिएगा। इसका जो शरीर होता है वह चांदी जैसा चमकता है। ठीक, जो इसका शरीर होता है किस कलर का चमकता है? चांदी जैसा चमकता है। और शरीर के पिछले हिस्से पर काले गोल धब्बे बने होते हैं। ठीक, शरीर के पिछले हिस्से पर काले गोल धब्बे बने होते हैं। इन सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका और आपके भाई का यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपके भाई का मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।